हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। आई होप आप लोग सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने लाइफ में सभी बिजी होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग वन शॉट वीडियो के माध्यम से खनिज एवं ऊर्जा संसाधन पढ़ने वाले हैं, जो कि कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी हम लोग फ़िलहाल 10वीं के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। क्या शुरू करेंगे बच्चों? खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। ठीक है, तो बच्चों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है, पहला पॉइंट में है खनिज क्या है, उनका महत्व और प्रकार। खनिज क्या है? खनिज वो पदार्थ है जो एक सुई से लेकर के बड़े बड़े, जैसे कि जहाज हो गया, रेल हो गया, ठीक है, बड़े बड़े फैक्ट्रियां हो गई, मतलब कि जितना भी छोटे से लेकर के बड़े वस्तुएं बनती है वो सभी किन से बनती है? खनिजों से बनती है। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि खनिज आखिर क्या है, खनिज हमें कहाँ से मिलती है, खनिजों में कौन कौन सी खनिज पाई जाती है, कौन सा खनिज धात्विक है, कौन सा अधात्विक है, और खनिजों को किस प्रकार से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो बच्चों खनिज जो है, खनिज ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जो भी वस्तुएं या चीज़ों को उपयोग करते हैं, खाने पीने से लेकर के अपना जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो उपयोग कर रहे हैं, वो सभी किन से बने हुए होते हैं? खनिजों से बने होते हैं। ठीक है, ये जो हमारा स्मार्ट बोर्ड देख रहे हैं, यहाँ पे बिजली बल्ब वगैरह जो भी लगा हुआ है, मेरे पास जो भी सिस्टम है, ठीक है, वो सभी किन से बना हुआ है? खनिजों से बना हुआ है। तो खनिज एक हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट तत्व है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे विशेष, और ये वीडियो जो है ये वन शॉट वीडियो होगा। ठीक है, आप लोग धैर्य बना के रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खनिज क्या है, उनका महत्व और प्रकार। खनिज एक प्राकृतिक संसाधन है जो कि हमें प्रकृति से प्रदान होती है। ठीक है, ये मानव निर्मित नहीं होती है। खनिज ये हमें प्रकृति से प्राप्त होती है और फ्री में प्राप्त होती है। इस खनिज को हम अलग अलग रूप दे करके अपनी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। ठीक है, जैसे कि हो गया मकान बनाना, ठीक है, गाड़ी बनाना, या तो जहाज बनाना, एरोप्लेन बनाना, रेलगाड़ी बनाना इत्यादि सभी ये खनिजों के माध्यम से बनाया जाता है। खनिज क्या है? खनिज एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, खनिज की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं अभी। खनिज वे प्राकृतिक अकार्बनिक ठोस पदार्थ है जो पृथ्वी की पपड़ी, मतलब पृथ्वी के परपट्टी में निश्चित रासायनिक संरचना और क्रिस्टल संरचना के साथ पाए जाते हैं। ये विभिन्न भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा बनते हैं और आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे आर्थिक विकास के लिए क्या होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। खनिज जो है ये एक बार में नहीं बनती है, खनिजों को बनने में कई सौ साल लगती है, करोड़ों साल लगती है। ठीक है, तो खनिज जो है ये अपने आप बनती है और ये प्रकृति द्वारा बनती है, इसीलिए इनको बनने में बहुत समय लगता है। उसके बाद यहाँ देखते हैं, पृथ्वी के ऊपरी परत में विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। जो पृथ्वी है, पृथ्वी के जो ऊपरी परत है, पट्टी, वो विभिन्न खनिजों से बनी हुई है। ठीक है, मतलब कि खनिजों का मिश्रण है, और खनिज अलग अलग रूपों में पाया जाता है और अलग अलग पाया जाता है। ठीक है, खनिज जो है बहुत प्रकार के होते हैं, तो सभी खनिज एक जगह नहीं मिलती हैं, वो अलग अलग जगहों पर मिलती हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ कौन सी खनिज मिलते हैं उसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। उसके बाद है यहाँ खनिजों का वर्गीकरण। हम लोग देखेंगे खनिजों का वर्गीकरण, खनिजों को किन किन रूपों में बांटा गया है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। सबसे पहले हम लोग जाते हैं धात्विक खनिज। धात्विक खनिज क्या होता है? जिसमें धातुएं पाई जाती है। ठीक है, जिसमें क्या पाया जाता है? धातुएं पाई जाती है। धात्विक खनिज क्या होता है? जिसमें धातु पाया जाता है। ठीक है, लोहा, तांबा, जैसे कि लोहा हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया आदि, जिसमें से
जिससे धातुएं प्राप्त होती है उसे धात्विक खनिज कहते हैं। इसको हम धातु को किसी भी प्रकार के आकार दे सकते हैं, जैसे कि पीट पीट करके इसको किसी भी आकार में मोड़ सकते हैं या तो बना सकते हैं, उसको हम लोग धात्विक खनिज कहते हैं। ठीक है। उसके बाद सेकेंड में है आपका अधात्विक खनिज। क्या है? अधात्विक खनिज। सेकेंड में क्या है बच्चों? अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिनका हम आकार नहीं दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें क्या क्या आएगा अधात्विक खनिज में? जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, चूना पत्थर हो गया, बॉक्साइट हो गया, अभ्रक हो गया आदि, इनमें अधात्विक खनिज के रूप में आते हैं या तो आधार में आते हैं। ठीक है। ये हो गया कोयला, चूना, बॉक्साइट और अभ्रक। ये क्या है? अधात्विक खनिज है जो उद्योगों में सीधे उपयोग में काम आता है। अधात्विक जो खनिज है वो सीधा हम लोग कहाँ उपयोग करते हैं? फैक्ट्रियों में करते हैं। ठीक है। उद्योगों के लिए, खासकर उद्योगों के लिए अधात्विक खनिज बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ऊर्जा खनिज। कौन सा खनिज? ऊर्जा खनिज, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे कि यहाँ पे अभी लाइट लगा हुआ है, ठीक है, ऊर्जा के माध्यम से जल रही है। ये जो स्मार्ट बोर्ड है आप लोग का, आप लोग जो स्मार्ट बोर्ड देख रहे हैं, ये भी ऊर्जा के माध्यम से चल रहा है। इसमें बिजली लगा हुआ है ना, बिजली के माध्यम से चल रहा है तो इसको ऊर्जा मिला हुआ है ना, तो ये ऊर्जा के माध्यम से चल रहा है। ठीक है। उसके बाद और देखते हैं ऊर्जा संसाधन में क्या आता है। जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। ठीक है। कोयला से हम लोग आग जलाते हैं, ठीक है, घर में खाना बनाने के लिए, या तो फिर फैक्ट्रियों में विभिन्न सामानों को बनाने के लिए हमें आग की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। फिर हम लोग आयरन मतलब लोहा बनाने के लिए यूज में लाते हैं, ठीक है, गलाने के लिए। तो इस प्रकार से ऊर्जा खनिज की आवश्यकता होती है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे कि ऊर्जा खनिज में आपका आ जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, जो ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रयुक्त होते हैं। यहाँ तक क्लियर? समझ में आया खनिज क्या है और उनका महत्व क्या है और इनको कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है। तो खनिज को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। यहाँ तक क्लियर? आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम लोग पढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस दिया हुआ है। खनिज आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है। ठीक है। खनिज क्या है? आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है। आधुनिक का मतलब कि जो अभी वर्तमान में चल रहा है, वर्तमान और आने वाला समय, ये क्या है? आधुनिक है। तो खनिज जो है आधुनिक समाज का रीढ़ मानी जाती है। ठीक है। या तो आधुनिक सभ्यता का रीढ़ मानी जाती है। अगर खनिज मिलना बंद हो जाए तो क्या हम अभी जो डेवलप इतना कर पाए हैं, ठीक है, विश्व में या तो इंडिया में, क्या बिना खनिज के हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए खनिज क्या है? आधुनिक सभ्यता की रीढ़ मानी जाती है। जैसे कि इमारतों से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक्स तक सब कुछ खनिजों पर निर्भर होता है। जैसे कि ये पेन हो गया, ये माइक हो गया, ठीक है, ये शर्ट हो गया, ये स्मार्ट बोर्ड हो गया, ये सभी किस पे निर्भर है? सब खनिजों पर निर्भर है। अगर हमारे पास खनिज नहीं होती तो क्या हम ये सब सारा चीज़ बना पाते? नहीं बना पाते। ठीक है। तो खनिजों का कितना इम्पोर्टेंस है आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है, हमारे जीवन के लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कुछ इसमें डिफिनेशन लिखे हुए हैं खनिज का ही, ठीक है, जो इस प्रकार से है। चलिए पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, रखते हैं रेड। ठीक है। देखिए खनिज क्या है? खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान स्वरूप तत्व है, ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होती है पृथ्वी पर। ये हम बनाते नहीं हैं खनिज। ये खनिज जो है ये खुद बनती है और लंबे अंतरालों पर बनती है। इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं। खनिज क्या है? प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं। इनका रंग अलग होगा, इनका आकार अलग होगा, ठीक है। कोई जो खनिज होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, कोई खनिज जो होते हैं वो ठोस फॉर्म में होते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकारों में, अलग अलग रूपों में हमें खनिज देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों।
जिसमें से कठोर सबसे कठोर क्या होता है? हीरा होता है ना। सबसे कठोर खनिज क्या होता है? हीरा होता है। हीरा से लेकर के नरम चूना तक सम्मिलित होते हैं किसमें? खनिज में। ठीक है, कठोर हीरा से लेकर के एक एकदम चूना जो होता है, चूना बहुत महीन होता है ना, इसमें थोड़ा सा अगर पानी डालो तो ये पूरा घुल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें कठोर से लेकर के पूरा मुलायम टाइप तक का खनिज हमें मिलता है। कहाँ से? प्राकृतिक से। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद है चट्टानें खनिजों के समरूप तत्व के यौगिक हैं। ये जो चट्टानें जो है खनिज हमें कहाँ से मिलते हैं? पृथ्वी से मिलते हैं। ठीक है, धरातल से मिलते हैं। और धरातल में किस रूप में है? चट्टानों के रूप में। ठीक है, चट्टानों के रूप में है और वे अलग अलग है। जैसे कि कुछ चट्टानों जैसे चूना पत्थर। ठीक है, कुछ चट्टान जैसे चूना पत्थर जो होते हैं, चूना पत्थर सिर्फ एकमात्र ऐसा खनिज है जिसमें किसी भी अन्य खनिज का मिश्रण नहीं पाया जाता है। ठीक है, चूना पत्थर क्या है बाबू? कि इसमें किसी भी अन्य खनिजों का मिश्रण नहीं पाया जाता है। चूना सिर्फ किन्हीं एक पत्थरों से या किन्हीं एक खनिजों से बना हुआ होता है। ठीक है, बाद बाकी जितने भी खनिज हैं वो सभी एक मिश्रण से बना हुआ होता है। जैसे कि यहाँ कुछ एक शब्द दिया हुआ होगा, यौगिक। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग। यौगिक का मतलब क्या होता है? यौगिक का मतलब होता है मिश्रण, विभिन्न खनिजों का मिश्रण, जिसको हम लोग यौगिक बोलते हैं। ठीक है, तो चूना पत्थर एक ऐसा खनिज है जो कि केवल एक ही खनिज से बनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। खनिज विभिन्न रंगों एवं कठोर और घनत्व के होते हैं। खनिज जो है इनका विभिन्न प्रकार की कलर होती है। ठीक है, और इनका जो डेंसिटी होता है, घनत्व होता है, वो विभिन्न प्रकार की देखने को मिलती है। जैसे कि कोयला हो गया, कोयला का रंग कैसा होता है? काला हो गया। आयरन हो गया, जिसको हम लोग लौह अयस्क बोलते हैं, वो वाला थोड़ा सा लाल रहता है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं अभ्रक आप लोग देखे होंगे, आसपास में आप लोग के घर के आसपास में कोई बिल्डिंग बना रहा होता है, तो जब हम लोग नदी से बालू लाते हैं, ठीक है, बालू लेके जब डंपिंग करता है बालू, और जब धीरे धीरे वो सूख जाता है, सूखने के बाद जब बालू में सूर्य का रोशनी पड़ता है तो कोई पत्थर जो होता है वो चमकने लगता है, लाइट रिफ्लेक्ट करने लगता है। ठीक है, वो वाला पत्थर क्या है? वो अभ्रक है। और अभ्रक जो होता है वो पतला छिलका निकलते जाएगा उस प्रकार से। ठीक है, अभी मेरे पास है नहीं तो दिखा देता। ठीक है, उसके बाद और भी कई प्रकार के खनिज हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, कोई तरल रूप में होता है, कोई ठोस रूप में होता है। तो यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। किसी प्रकार से कोई दिक्कत? आगे बढ़े। उसके बाद हमारे पास आता है भारत में प्रमुख धात्विक खनिज एवं संसाधन। क्या है? भारत में प्रमुख धात्विक खनिज एवं संसाधन। ठीक है, कौन कौन सा है देखते हैं। लौह अयस्क सबसे पहला में है। लौह अयस्क विश्व का चौथा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। ठीक है, प्रमुख क्षेत्र उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। ठीक है, इन क्षेत्रों में क्या पाया जाता है? लौह अयस्क पाया जाता है। आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं चित्र में। ठीक है, यहाँ से लोहा निकाला जा रहा है। देखिए यहाँ पे जैसे भी लगा हुआ है, इधर पे लोडर लगा हुआ है। ठीक है, दो को जैसे भी लगा हुआ है, इधर देखिए बराबर कर रहा है ना। तो इस प्रकार से खनन करके लौह अयस्क को निकाला जा रहा है। ठीक है, और हमारा लौह अयस्क का खनन कहाँ है? जैसे कि झारखंड में है आपका, ठीक है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में है। लौह अयस्क के कुछ प्रकार होते हैं जो कि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट प्रमुख है। ये जो लौह अयस्क है इसमें से सबसे उच्च गुणवत्ता वाले दो हैं, जिसको हम लोग हेमेटाइट और मैग्नेटाइट कहते हैं। यहाँ तक इन्हीं को दिक्कत। चलिए आगे बढ़े। उसके बाद हम लोग देखते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है ये हमें कहाँ से मिलती है?
ये झारखंड से मिलती है, ठीक है। झारखंड और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का जो इलाका है, इन क्षेत्रों से हमें बॉक्साइट प्राप्त होती है, ठीक है। बॉक्साइट से क्या क्या चीज़ बनती है, जैसे कि हम लोग अपना घर में एल्युमिनियम का बर्तन यूज करते हैं खाना वाना बनाने के लिए, है ना। एल्युमिनियम का बहुत सारा बर्तन वगैरह होता है हम लोग के घर में, उनसे खाना वाना वगैरह बनाते हैं। और एल्युमिनियम के बहुत सारे चीज़ बनते हैं, जैसे कि हम लोग के गाँवों में जो पहले तार खींचा जाता था पोल टू पोल, ठीक है, वो किससे बना हुआ होता था? एल्युमिनियम से। एल्युमिनियम बिजली बनाने के काम में भी आता है और घर की सामान को बनाने की काम भी आता है, ठीक है। तो एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है। एल्युमिनियम उत्पादन में भारत जो है विश्व का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है। एल्युमिनियम उत्पादन में भारत 5वें नंबर पर आता है। प्रमुख क्षेत्र इसका जो एल्युमिनियम उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र जो है उड़ीसा है, ठीक है। इसका देखिए गुजरात भी दिया हुआ है, झारखंड और महाराष्ट्र है। इन क्षेत्रों में बॉक्साइट का उत्पादन होता है, ठीक है। तो देखिए बॉक्साइट कैसे निकाला जाता है, यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं चित्र। ये चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि बॉक्साइट को किस प्रकार से निकाला जाता है खदान से, ठीक है। आगे है आपका तांबा, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉपर। तांबा जो है ये हमें विद्युत उत्पादन, जैसे कि जहाँ विद्युत बनता है, विद्युत उपकरण जो होता है उनको बनाने के लिए काम आता है। जैसे कि मोटर हो गया, मोटर में हम लोग क्या लगाते हैं? कॉइल लगाते हैं। जितने भी प्रकार आता है कॉइल के माध्यम से चलती है, सब में तांबा की आवश्यकता पड़ती है, कॉपर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। जो अपने घर में जो बिजली का जो तार घुसाए हैं, ठीक है, उसमें भी कॉपर होता है। तो कॉपर जो है सबसे अधिक काम किस में लिया जाता है? बिजली उपकरणों में, ठीक है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। विद्युत उपयोग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रमुख क्षेत्र जैसे कि राजस्थान का एक क्षेत्र है खेतड़ी, ठीक है, ये तांबा के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ये विश्व प्रसिद्ध है तांबों के लिए। उसके बाद राजस्थान के खेतड़ी के साथ साथ मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश में मलाजखंड, उसके बाद हो गया झारखंड, ठीक है, अपना झारखंड। उसके बाद है झारखंड में सिंहभूम में मिलता है क्या? तांबा मिलता है, कॉपर, ठीक है। यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है सोना व चांदी। क्या है हमारे पास? सोना और चांदी, है ना। सोना बहुत कीमती चीज़ है ना, बहुमूल्य वस्तुएं हैं, ठीक है। सोना से आभूषण बनाया जाता है विभिन्न प्रकार की, और लोग उसको पहनते हैं विभिन्न आकार दे करके, ठीक है। तो सोना कहाँ कहाँ मिलता है? कर्नाटक में एक खदान है कोलार, ठीक है, जिसके नाम पर एक फिल्म बनी हुई है KGF, आप लोग देखे होंगे। KGF में जो सीन दिखाया गया है वो कहाँ का है? यहीं का है, कर्नाटक का कोलार, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश और राजस्थान में भी प्रमुख भंडार है सोना के, ठीक है। उसके बाद भारत विश्व का सबसे बड़ा सोना आयातक है, मतलब कि आयात करता है ना। क्या करता है? आयात करता है, मतलब कि खरीदता है सोना। भारत एक ऐसा देश है कि सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा सोना आयात करने वाला देश है। इसमें कुछ छिपा हुआ है, चलिए नहीं आएगा, अब सेव हो गया हो। अच्छा, यहाँ मतलब कि देश है, बस इतना ही था। ये आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है भारत में प्रमुख अधात्विक खनिज संसाधन। हम लोग अभी तक धात्विक खनिज के बारे में पढ़े थे, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अधात्विक खनिज। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? अधात्विक खनिज, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अधात्विक खनिज क्या होता है, जिसमें लोहा की अंश नहीं पाई जाती है। अधात्विक खनिज में क्या नहीं पाया जाता है? लौह अयस्क की अंश नहीं पाई जाती है, ठीक है। जैसे कि चूना पत्थर हो गया, चूना पत्थर में क्या लौह अयस्क पाया जाता है? नहीं पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हो गया अभ्रक हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? नमक हो गया, और भी कई वस्तुएं हैं, मतलब कि और भी कई खनिज हैं जो कि हम अपना स्लाइड में मेंशन नहीं कर पाए हैं, ठीक है। चूना पत्थर हो गया, अभ्रक हो गया, नमक हो गया, ठीक है। ये सब क्या है? अधात्विक खनिज है।
अब देखिए इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चूना को लाइमस्टोन बोलते हैं, ठीक है, अभ्रक को माइका बोलते हैं, ठीक है, नमक को क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग जानते हैं। चूना किस काम में आता है, चूना जो है सीमेंट बनाने के काम में आता है ना। उसके बाद हमारे जो घर होते हैं, घर को पुचौड़ा पेंट वगैरह करने में काम आता है, और भी बहुत तरह की काम में आती है। जैसे कि सबसे प्रमुख जो काम आता है, मुख्य काम इसका चूना का मुख्य काम जो होता है वो सीमेंट उद्योग में होता है, ठीक है। सीमेंट उद्योग का आधार माना जाता है क्या, चूना। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। चूना का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, उसका राजस्थान, आंध्र प्रदेश और गुजरात का ये जो इलाका है, यहाँ पे चूना की बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, उत्पादन होता है। आगे है, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। क्या है, इंडिया, भारत जो है चूना उत्पादन करने में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है। किसका उत्पादन करने में, चूना या सीमेंट उत्पादन करने में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं माइका यानी कि अभ्रक। अभ्रक देखिए इस प्रकार से मिलता है ना। यहाँ हम चित्र को थोड़ा सा बड़ा नहीं कर पाए हैं तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन फिर भी समझा देते हैं आप लोगों को। जैसे कि माइका जो है विद्युत उद्योग के लिए अनिवार्य है, ठीक है। माइका किस लिए उपयोग में आता है, मतलब कि विद्युत उद्योगों में अनिवार्य है, जहाँ पे विद्युत बनाया जाता है। विद्युत का जो उपकरण होता है, ठीक है, जैसे कि इंसुलेटर हो गया वगैरह वगैरह, जो भी टूल्स बनता है, ठीक है, उसको बनाने में मतलब कि हमारा अभ्रक काम आता है। मुख्यतः जो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर जो 11,000 तार को ऐसा टांग के रखता है, ठीक है, या तो फिर आप लोग देखे होंगे जैसे कि बड़ा बड़ा टावर होता है, इस प्रकार से टावर होता है, ठीक है, अपने घर के आसपास में देखे होंगे, और ऐसा ऐसा झूला हुआ रहता है, ठीक है। तो इसमें इंसुलेटर लगा हुआ रहता है ना, ऐसा बड़ा बड़ा, वो सब उपकरण बनाने का काम आता है, ठीक है। उस प्रकार से भारत विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक देश है, ठीक है। भारत विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक देश है। भारत में ही सबसे ज़्यादा अभ्रक पाया जाता है। वो भारत के किन राज्यों में सबसे ज़्यादा है, हजारीबाग और कोडरमा का जो इलाका है, इन इलाकों में अभ्रक सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। झारखंड प्रमुख है, झारखंड का जो बिहार है, फिर आंध्र प्रदेश का कुछ इलाका है, वहाँ भी पाया जाता है। लेकिन झारखंड में सबसे अधिक अभ्रक आपका पाया जाता है कोडरमा और हजारीबाग का क्षेत्र में, ठीक है। आगे है आपका नमक। क्या है बाबू, नमक, सॉल्ट, जिसको हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं, है ना। किसके लिए यूज करते हैं, खाने के लिए। जैसे कि नमक हो गया, नमक कहाँ से मिलता है, हमारा गुजरात का कच्छ से, ठीक है। गुजरात का कच्छ, यहाँ भारत का सबसे ज़्यादा मात्रा में, मतलब अधिक मात्रा में नमक का उत्पादन किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक क्षेत्र है कौन सा राज्य, गुजरात, ठीक है। उसके बाद गुजरात के साथ साथ हमारा राजस्थान का एक इलाका है, ठीक है, जहाँ पे जिसको हम लोग सांभर झील के नाम से जानते हैं, वहाँ पे क्या उत्पादन होता है, नमक उत्पादन होता है। उसके बाद समुद्री नमक, खनिज नमक और झील नमक प्रमुख प्रकार के हैं। नमक में भी बहुत सारा वेराइटी होता है, जैसे कि समुद्री नमक, ठीक है, जहाँ से हम लोग मतलब कि समुद्र से हम लोग को मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं समुद्री नमक, ठीक है। उसके बाद खनिज नमक, जहाँ से झील के माध्यम से वो मिलती है, जो हम अभी आप लोगों को बताएं कि राजस्थान का एक झील है जिसको हम लोग सांभर झील के नाम से जानते हैं, यहाँ से नमक उत्पादन किया जाता है, ठीक है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है, आधात्विक खनिज के बारे में। इसका अन्य महत्वपूर्ण आधात्विक खनिज, ठीक है, इनके अलावा और कौन कौन से आधात्विक खनिज होते हैं, ठीक है। जैसे कि हो गया फेल्सपार, क्या है, फेल्सपार, कांच और सिरेमिक, क्या है, फेल्सपार कांच और सिरेमिक उद्योग में उपयोग आता है, ठीक है। फेल्सपार किसके उपयोग में आता है, कांच और सिरेमिक उद्योग में उपयोग में आता है। नेक्स्ट है आपका जिप्सम।
जिप्सम सीमेंट और उर्वरक उद्योगों में काम आता है। जिप्सम किसके काम में आता है? सीमेंट और उर्वरक उद्योगों में काम में आता है। ठीक है, उसके बाद है माइका। क्या है? माइका, सॉरी मैग्नेसाइट। माइका हम लोग अभी पढ़ चुके हैं यहाँ पे, देखिए माइका अभ्रक हो गया। उसके बाद है मैग्नेसाइट, अग्निरोधी ईंटों के लिए। ठीक है, किसके लिए? मैग्नेसाइट अग्निरोधी ईंटों के लिए। जैसे कि ये एक कोयला का प्रकार है, तो ईंटों को जब हम लोग पकाते हैं ना, तो उनको पकाने में काम आता है। ठीक है, अग्निरोधी ईंटों के लिए। उसके बाद है टाइलक। टाइलक, ठीक है, सौंदर्य प्रसाधन और कागज उद्योग। टाइलक का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? जहाँ पे कागज उद्योग होता है वहाँ पे हम लोग करते हैं, कागज बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? टाइलक का। उसके बाद है ग्रेफाइट। क्या है बच्चों? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आप लोग देखे होंगे, पेंसिल जो होता है नटराज का आप लोग खरीदते हैं। ठीक है, उसमें जो आगे चोंच जैसा जब हम लोग कटर से छीलते हैं, तो छीलने के बाद जो निकलता है, जो आगे वाला भाग होता है, वो क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट भी क्या है? एक अधात्विक खनिज है। ग्रेफाइट का यूज कहाँ कहाँ होता है? पेंसिल और लुब्रिकेंट उद्योग में किसका उपयोग होता है? ग्रेफाइट का। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे, शायद ये बोर्ड ब्लैक है तो शायद आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ के बता देते हैं। अधात्विक खनिज भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 10% योगदान देते हैं। जो अधात्विक खनिज है, भारत की जो जीडीपी है, ठीक है, अधात्विक खनिज भारत की जीडीपी में लगभग कितना प्रतिशत योगदान देता है? 10% योगदान देता है। क्या? अधात्विक खनिज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। चलो, अब है हम लोग का, अरे इसको इधर करो यार, ये ज़्यादा ऊपर हो गया ना, चलो कोई बात नहीं। देखिए, ऊर्जा संसाधन, इनका परिचय और वर्गीकरण। ठीक है, हम लोग पढ़े थे अभी तक कौन कौन सा? धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा संसाधन, है ना। ये 3 चीज़ के बारे में पढ़े थे। तो 3 चीज़ के बारे में पढ़े थे। उसके अलावा 2 चीज़ को हम लोग पढ़ चुके हैं, और अभी हम लोग का बचा हुआ है तीसरा, जिसको हम लोग बोलते हैं ऊर्जा संसाधन। ठीक है, ऊर्जा संसाधन क्या है, इसको हम लोग जानते हैं। जैसे कि ऊर्जा संसाधन वे प्राकृतिक स्रोत हैं जिनसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ठीक है, ऊर्जा संसाधन वे प्राकृतिक स्रोत है जिनसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। क्या प्राप्त की जाती है? ऊर्जा प्राप्त की जाती है ना। ये आधुनिक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, और इन्हें 2 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। ये क्या है बाबू? आधुनिक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। क्या? ऊर्जा संसाधन क्या है? आधुनिक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है ना। अगर क्या हमारे पास ऊर्जा नहीं रहेगा, ऊर्जा की जो संसाधन है ये नहीं रहेगा, तो क्या हमारी अर्थव्यवस्था अच्छा हो सकती है? नहीं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ क्या कहा गया है कि ऊर्जा जो है अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। अगर ऊर्जा है तो अर्थव्यवस्था अच्छी चलेगी, अगर ऊर्जा नहीं है तो अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी। समझ में आया? और ये प्रमुख श्रेणियों, मतलब कि प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ठीक है, ऊर्जा संसाधन में भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अनवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। फिर दूसरा होता है रिन्यूएबल रिसोर्स, नवीकरणीय ऊर्जा। अब इसको समझते हैं हम लोग। नॉन रिन्यूएबल संसाधन या ऊर्जा संसाधन, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में अनवीकरणीय बोलते हैं, जिसका हम दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वो अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। ठीक है, ऊर्जा संसाधन में, अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में जैसे कि आ जाएगा आपका कोयला होगा, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया और न्यूक्लियर एनर्जी हो गया। ये सब क्या है? अनवीकरणीय है।
इसको हम एक बार उपयोग करते हैं, ठीक है, या तो एक बार उपयोग किए फिर इसको दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते हैं। क्या आप लोग कोयला जब घर में जलाते हैं तो क्या कोयला को आप दोबारा यूज कर पाते हैं? नहीं। कोयला जब पूरी तरह से मतलब कि कोयला जब पूरी तरह से जल जाती है तो क्या उसको हम लोग दोबारा उपयोग कर सकते हैं? नहीं। वो पूरा क्या हो जाता है, भूसा टाइप का, मतलब कि पतला पतला चूर हो जाता है, ठीक है, ख़त्म हो जाता है। उसके बाद है पेट्रोलियम। क्या पेट्रोल आप गाड़ी में डालते हैं, क्या डाल के आप गाड़ी में डाल के क्या आप उसको दोबारा यूज कर सकते हैं? नहीं। वो जल के धुआं के रूप में बाहर चल जाता है, वो भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये एक था। उसके बाद है आपका प्राकृतिक गैस, जो हम लोग अपना घर में यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, ठीक है। फिर प्राकृतिक गैस से जैसे कि सीएनजी हो गया, सीएनजी से गाड़ी अभी चलने लगी मार्केट में, बहुत सारा गाड़ी अभी सीएनजी के माध्यम से चलती है ना। उसके बाद है न्यूक्लियर एनर्जी। इसमें क्या लगता है, यूरेनियम लगता है, ठीक है। यूरेनियम के माध्यम से हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी मतलब कि परमाणु बिजली घर बनाते हैं, है ना, और उसमें यूज करते हैं। तो ये सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल संसाधन है, इसका प्रयोग हम दोबारा नहीं कर सकते हैं। एक बार प्रयोग जब किए उसके बाद इसका प्रयोग दोबारा नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हम लोग समझते हैं रिन्यूएबल संसाधन, ठीक है। रिन्यूएबल ऊर्जा संसाधन, सतत संसाधन जो संभावित रूप से पुनः पूर्ति करते हैं। वैसे संसाधन जिनका हम एक बार यूज करके उसको फिर से हम यूज कर सकते हैं, वैसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आया? इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है, जैसे कि सोलर हो गया, हवा हो गया, हवा मतलब विंड हो गया, हाइड्रो हो गया, ठीक है, मतलब वर्षा हो गया, उसके बाद बायोमास हो गया, उसके बाद जियोथर्मल हो गया, ठीक है। जियोथर्मल मतलब कि जो पृथ्वी के गर्भ से जो वाष्प निकलता है, ठीक है, उसके माध्यम से हम बिजली बनाते हैं। चलो इसके बारे में चर्चा करते हैं अभी। सोलर क्या है, ये सूर्य का एनर्जी से, सूर्य के रोशनी से चलने वाली एक उपकरण है, इससे हमें बिजली प्राप्त होती है, ठीक है, जो कि ये मतलब कि नवीकरणीय संसाधन है, इसका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। सूर्य का रोशनी आया, ठीक है, सूर्य के रोशनी से हम बिजली पैदा किए हैं, फिर बिजली से हम अपना काम जो है निकाल सकते हैं। तो ये रिन्यूएबल संसाधन है, इसको हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं, ठीक है। सोलर को हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं। उसके बाद है विंड हमें मुफ्त में मिलता है, विंड को हम बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। विंड को क्या कर सकते हैं हम, बार बार यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर है गया हाइड्रो, जैसे कि वर्षा हो गया, वर्षा पानी हो गया, पानी को भी हम बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया बायोमास, यानी कि जीव जंतुओं द्वारा बनाया गया गैस, जैसे कि गाय, ठीक है, भैंस, इन लोग का जो गोबर होता है, गोबर से हम लोग क्या बनाते हैं, बायोगैस बनाते हैं। बायोगैस से हम लोग बना करके अपना घर में खाना बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, या तो फिर अन्य कामों के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया बायोगैस। फिर आपका हो गया जियोथर्मल, ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। जियोथर्मल मतलब कि भूगर्भ से निकलने वाली वाष्प, जैसे कि कहीं पृथ्वी फट गया, ठीक है, या तो फिर किन्हीं क्षेत्र में ज्वालामुखी उत्पन्न होता है, ठीक है, तो उन क्षेत्रों में, मतलब कि जिन क्षेत्रों में प्लेट टेक्टोनिक की समस्या देखने को मिलती है, उन क्षेत्रों में जियोथर्मल हम लोग लगा सकते हैं, जियोथर्मल पावर प्लांट, ठीक है। मान लिया जाए कि ये एक धरातल हो गया, ठीक है, क्या हो गया, धरातल। अब यहाँ से कुछ निकलेगा धुआं टाइप से, ठीक है, या तो वाष्प निकलेगा, क्या निकलेगा, वाष्प निकलेगा, है ना, वाष्प निकलेगा। सॉरी ए दादा आओ ना यार, ऐसा करके वाष्प निकलेगा, है ना। फिर हम यहाँ पे एक मशीन बैठा दिए, ठीक है, मशीन बैठा दिए, ये पूरा पैक हो गया, ये वाष्प जो है यहाँ इस डब्बा में भर गया मशीन में, ठीक है। यहाँ से फिर एक पाइप के माध्यम से हम लोग प्रेशर से
यहाँ लेके जाएंगे, यहाँ एक टरबाइन बैठाएंगे यानी कि मोटर बैठाएंगे, ठीक है। और इस मोटर को एक जनरेटर से फिट कर देंगे, है ना। और यहाँ कॉइल रहेगा और कॉइल को वो घुमाएगा, ठीक है। घुमाने के दौरान यहाँ से क्या होगा, बिजली उत्पादन होगा। तो इस प्रकार से हम लोग जियोथर्मल पावर प्लांट से भी बिजली का उपयोग कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे है अनवीकरणीय ऊर्जा, जैसे कि इसका जो यहाँ डिफिनीशन दिया हुआ है, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ठीक है, परमाणु ऊर्जा, ये सीमित भंडार है। ये सब क्या है, सीमित भंडार में उपलब्ध है। अगर हम इसका अधिक मतलब कि सबसे ज़्यादा उपयोग करने लगे और बिना नियोजन का उपयोग करने लगे तो ये संसाधन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये असीमित मतलब कि सीमित क्षेत्रों में ही पाया जाता है, ये हर जगह उपलब्ध नहीं है और बहुत कम मात्रा में ही पाया जाता है। इसीलिए हमें जो ये अनवीकरणीय ऊर्जा जो है, अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन जो है, इनको हम लोग को बचा के चलना है, ठीक है। ये सीमित भंडार है जो एक बार उपयोग के बाद ये समाप्त हो जाता है, ठीक है। भारत की ऊर्जा ज़रूरतों का लगभग 85% इन्हीं से पूरा होता है। भारत में जो ऊर्जा मिलती है, ठीक है, जो बिजली हो गया, फिर बिजली के अलावा और भी काम में लगती है, ये कितनी प्रतिशत है, 85%। और 85% ऊर्जा इन्हीं वस्तुओं के वजह से होता है, ठीक है। कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, इन्हीं के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी प्रतिशत, 85%, वो भी हमारे इंडिया में, ठीक है। उसके बाद है नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, सौर, पवन, जल विद्युत, जैसे कि सौर, पवन, जल विद्युत, जैव ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, ये सब सम्मिलित है। सौर, विंड, हाइड्रो, बायोमास और भूतापीय ऊर्जा, ये सतत और पर्यावरण अनुकूल है। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। भारत जो है 2030 तक कितना गीगावाट, 500 गीगावाट बिजली उत्पादन करने की नीड्स रखी है, ठीक है। 2030 तक इतना गीगावाट की बिजली उत्पादन कर सकता है, किनसे, नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। भारत में कोयला और पेट्रोलियम संसाधन क्या है, भारत में कोयला एवं पेट्रोलियम संसाधन। कोयला भारत की ऊर्जा का रीढ़ है, ठीक है। कोयला जो है, कोयला से सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन होता है, कहाँ पे, इंडिया में, है ना। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। प्रमुख कोयला क्षेत्र जैसे कि झरिया में, ठीक है, झरिया कहाँ पड़ता है, धनबाद में, और धनबाद कहाँ पड़ता है, झारखंड में। फिर हो गया आपका रानीगंज कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। उसके बाद आपका सिंगरौली हो गया, सिंगरौली कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद कोरबा कहाँ हो गया, कोरबा आपका छत्तीसगढ़ में है। तो इन क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद भारत का 55% विद्युत उत्पादन कोयले से होता है। कितना प्रतिशत, भारत में 55% कोयले के माध्यम से विद्युत उत्पादन होता है। और कोयला किन किन प्रकारों का होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहला है एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार की। सबसे अच्छी क्वालिटी कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट, सेकेंड में आता है बिटुमिनस, और थर्ड में आता है लिग्नाइट, और 4 में आता है पीट। ये कोयले के प्रमुख प्रकार थे, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट हमें है पेट्रोलियम, तरल या सोना। पेट्रोलियम को तरल सोना कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, तरल सोना कहा जाता है। भारत में पेट्रोलियम के प्रमुख क्षेत्र मुंबई हाई सबसे बड़ा है। भारत के जो पेट्रोलियम उत्पादक का जो स्थान है मुंबई हाई, ये भारत का सबसे बड़ा स्थान है। कहाँ पे है, मुंबई हाई में। मेरे पास चित्र तो नहीं है, ठीक है, अगर होता तो मैं दिखा सकता था, बट कोई नहीं। एक बुक है मेरे पास, तो बुक के माध्यम से हम आप लोगों को दिखा सकते हैं।
देखते हैं इसमें दिया होगा तब ना। देखिए ये जो बुक है, देखिए यहाँ पे ये वाली मैप आप लोग का बुक में होगा, ठीक है। ये वाली मैप आप लोग की 10वीं कक्षा के भूगोल में ये मैप दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग इस बुक में जाके पेज नंबर कितना है 60, ठीक है 60, पेज नंबर 60 में जाके आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे मुंबई है, यहाँ से सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, पेट्रोलियम पाया जाता है। उसके बाद बसीन है, ठीक है। उसके बाद है इधर गुजरात का कुछ क्षेत्र है, तो ये सब एरिया में क्या पाया जाता है, पेट्रोलियम पाया जाता है। तो आप लोग ये 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी बुक से आप लोग चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, और ये चित्र से कम 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग इस चित्र को अच्छा से रीड कर लीजिएगा, जो कि हम अपना पीपीटी में मेंशन नहीं कर पाए हैं, ठीक है, लेकिन हम अपने से समझा देते हैं। उसके बाद है असम, ठीक है। मुंबई हाई के बाद कहाँ पाया जाता है पेट्रोलियम, असम में डिगबोई, गुजरात अंकलेश्वर और राजस्थान में बाड़मेर, ठीक है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र, बाड़मेर, ठीक है। उसके बाद भारत अपनी पेट्रोलियम ज़रूरतों का लगभग 85% आयात पर निर्भर है, जो ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती है। 85% जो है पेट्रोल भारत में आयात किया जाता है, मतलब कि भारत दूसरे देश से खरीदता है कितना प्रतिशत, 85%, क्योंकि हमारे पास उतना अधिक मात्रा में पेट्रोलियम का जो जहाँ से पेट्रोलियम उत्पादन होता है, मतलब कि पेट्रोलियम का भंडार हमारे पास छोटा है, ठीक है, जिसके कारण हम अपनी आवश्यकता को पूरी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि इसलिए नहीं पूरी कर पाते हैं क्योंकि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हमारे पास ही है, भारत ही हो गए हैं, ठीक है। तो इतना जनसंख्या है तो कैसे हम पूरा कर पाएंगे, ठीक है। मेरा पास इतना सा है, मान लीजिए कि उदाहरण देते हैं, 1 गिलास पानी है और पीने वाला 1000 आदमी है, तो उसको पूरा पाइएगा, नहीं पूरा पाइएगा। तो 1000 आदमी को पीने के लिए आपको और पानी लाना होगा ना कहीं से खरीद के। तो उसी प्रकार हम लोग को मतलब कि पेट्रोलियम को पूरा करने के लिए हम दूसरा देश से क्या करते हैं, आयात करते हैं, मतलब कि खरीदते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद इनकी कुछ डाटा दिया गया है। कोयला उत्पादन भारत में 780 मिलियन टन वर्ष में होता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष कितना टन होता है कोयला उत्पादन, मतलब कि 780 मिलियन टन होता है वर्ष में। उसका पेट्रोलियम आयात बिल कितना होता है, मतलब कि डॉलर में दिया गया है $120 अरब। उसका ONGC और कोल इंडिया देश की प्रमुख कंपनियां हैं, ये इंडिया की प्रमुख कंपनियां हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, चलते हैं आगे। उसके बाद है प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा। क्या है हमारे पास, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा, है ना। अब इसको हम लोग समझते हैं। प्राकृतिक गैस हम लोग कहाँ उपयोग करते हैं, जैसे कि प्राकृतिक गैस का उपयोग हम लोग घर में जो खाना बनती है, गैस जो हम लोग लाते हैं उसके लिए उपयोग होता है। फिर आजकल CNG का जो गाड़ी निकला है उसमें उपयोग होता है, और भी विभिन्न उद्योगों में उपयोग किया जाता है प्राकृतिक गैसों का। यहाँ देखते हैं कहाँ कहाँ उपयोग में आता है। जैसे कि ये हो गया आपका पॉइंट, ठीक है, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा। प्राकृतिक गैस एक स्वच्छ ईंधन है जो कोयले और पेट्रोलियम की तुलना में कम प्रदूषण फैलाती है, ठीक है। कोयले और पेट्रोलियम की तुलना में ये कम प्रदूषण फैलाते हैं, मतलब कि जो धुआं जो निकलता है इनसे कम निकलता है, मतलब कि पेट्रोल और कोयला से बहुत ही कम मात्रा में क्या, प्राकृतिक गैस, है ना। उसके बाद है भारत में प्रमुख गैस क्षेत्र, जैसे कि प्रमुख प्राकृतिक गैस क्षेत्र है जैसे कि कृष्णा गोदावरी बेसिन, ठीक है। उसके बाद हो गया मुंबई हाई, उसके बाद हो गया असम, उसके बाद असम से नीचे चल जाइए त्रिपुरा, ठीक है। ये प्रमुख क्या है, मतलब कि पाइपलाइन के माध्यम से भी यहाँ पहुँचाया गया और इन क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, प्राकृतिक गैस, जैसे कि पाइपलाइन नेटवर्क PNG और CNG होता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव के तौर पे, ठीक है। PNG और CNG का उपयोग कहाँ कहाँ होता है ना।
उसका शहरी क्षेत्रों में तेज़ी से फैल रहा है। भारत में गाल के GAIL गाल के माध्यम से एक व्यापक गैस ग्रिड विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो प्राकृतिक गैस जो है, ठीक है, ये विभिन्न क्षेत्रों में पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे आप लोग का बुक में ही उसी चैप्टर नंबर 16 में ही, मतलब 60 में ही देखिए पाइपलाइन कहाँ से गुजर रहा है। देखिए आप लोग, जैसे कि हाजीरा से लेकर के गुरुग्राम तक यहाँ फैला हुआ है। जैसे कि गुरुग्राम हो गया, दिल्ली हो गया, सोनीपत हो गया, साहिबाबाद हो गया, बारला हो गया, अम्बाला हो गया, ठीक है। उसके बाद शाहजहाँपुर हो गया यूपी में, ठीक है। उसके बाद यूपी में ही जगदीशपुर हो गया, यूपी में ही औरिया हो गया, फिर राजस्थान में अंता हो गया, फिर मध्य प्रदेश में विजयपुर हो गया, झाबुआ हो गया, अंकलेश्वर हो गया, ठीक है। ये अंकलेश्वर गुजरात में है, ठीक है। इन क्षेत्रों में क्या होता है, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाया गया है, ठीक है। साथ ही साथ आपका जो पूर्वी भारत का कुछ इलाका है, जैसे कि असम हो गया और त्रिपुरा हो गया, इन क्षेत्रों में भी पाइपलाइन बिछाई गई है और उसके माध्यम से प्राकृतिक गैस को पहुंचाया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसका विद्युत उत्पादन में किस प्रकार से काम आता है। विद्युत उत्पादन में उपयोग किया जाता है किसका, प्राकृतिक गैस का, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं उर्वरक उद्योग के लिए कच्चा माल। जो उर्वरक होता है हम लोग का जो जैसे कि फसल उगाने के लिए कुछ उर्वरक बनाते हैं, उसके लिए भी काम में आता है। उसके बाद जो गाड़ी हम लोग का चलती है CNG से, वाहनों के लिए CNG ईंधन यूज होता है। PNG हम लोग घर में जो सिलेंडर होता है उसके लिए यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं परमाणु। ये सबसे इम्पोर्टेंट है और वेरी वेरी डेंजरस है ना। डेंजरस भी है, सबसे इम्पोर्टेंट भी है। परमाणु ऊर्जा क्या है बच्चों, परमाणु ऊर्जा। चलिए, परमाणु ऊर्जा। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत 1954 में हुआ था। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था, 1954 में। ये याद कर लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बच्चों बताइए भारत की परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम सबसे पहले कब शुरू हुआ था। तो कब हुआ था, 1954 में हुआ था। भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम NPCIL 22 से अधिक परमाणु रिएक्टर संचालित किए हैं। कितना है हमारे पास परमाणु ऊर्जा केंद्र, 22, ठीक है। प्रमुख केंद्र तारापुर महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है, तारापुर महाराष्ट्र, कल्पक्कम तमिलनाडु, कुडनकुलम तमिलनाडु और केगा कर्नाटक में है, ठीक है। जो ये क्षेत्र है, विशेषकर इन क्षेत्रों में अभी परमाणु ऊर्जा मतलब कि संचालित है, ठीक है। यहाँ से हमें परमाणु बिजली मिलती है परमाणु ऊर्जा के माध्यम से। इसमें कौन कौन सी धातु की प्रयोग होती है, चलिए जानते हैं, ठीक है। जैसे कि यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, ये सब किसके लिए उपयोग में आता है, परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए, ठीक है। तो यूरेनियम कहाँ से मिलता है, भारत में झारखंड और राजस्थान से, ठीक है। उसके बाद थोरियम कहाँ से मिलता है, केरल की रेत मोनाइजाइट से, ठीक है। केरल की एक रेत है वहाँ से मिलती है, ठीक है। केरल में, ये केरल से मिलती है क्या, थोरियम। और यूरेनियम कहाँ से मिलती है, झारखंड और राजस्थान से। उसके बाद है कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस है यहाँ पे, ठीक है। भारत का 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम थोरियम पर केंद्रित है, जो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है ना। ये जो है भारत का 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम थोरियम पर केंद्रित है, जो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ये जो थोरियम है भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है ना। आगे हम लोग चलते हैं। उसके बाद है हमारे पास नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, संभावनाएं और चुनौतियां। मतलब कि नवीकरणीय ऊर्जा की क्या क्या संभावनाएं हो सकती है और इनके साथ क्या क्या चुनौतियों की सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सौर ऊर्जा। ये हमारा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है ना।
सूर्य की रोशनी से हम अपना घर में बिजली बना सकते हैं सोलर प्लेट के माध्यम से। ठीक है, भारत का लक्ष्य है 2030 तक कितना 280 गीगावाट सौर क्षमता भड़ोच, मतलब कि 2030 तक 280 गीगावाट मतलब कि सौर क्षमता वाला बिजली उत्पादन करेगा। ठीक है, उसके बाद भारत का एक क्षेत्र है जो भड़ोच है, मतलब गुजरात का, भारत में एक राज्य है गुजरात, गुजरात का एक ज़िला है या तो गांव है भड़ोच, जहां पे सोलर प्लांट लगाया गया है। ठीक है, ठीक है, क्या लगाया गया है? सोलर प्लांट लगाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा सौर पार्क है कहाँ? गुजरात में, और गुजरात में भी कहाँ? भड़ोच शहर में या तो भड़ोच विलेज में। ठीक है, सोलर योजनाएं तेज़ी से बढ़ रही है। ये सोलर योजनाएं जो है ये धीरे धीरे पूरे भारत में बढ़ रही है। भारत में क्या, पूरे विश्व में बढ़ रही है। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ लगाया गया है? गुजरात के भड़ोच जिला में। यहाँ तक क्लियर हो गया। सेकेंड है आपका नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में जल विद्युत। जल विद्युत के माध्यम से हम बिजली का उत्पादन करते हैं। कैसे करते हैं? बांध बनाए हैं। ठीक है, बांध बनाने के बाद वहाँ से बांध से धीरे धीरे हम पानी छोड़ते हैं। मान लिया जाए कि देखो ये बांध बनाए हैं। ठीक है, बांध बनाए यहाँ पे पानी है। ठीक है, क्या है? पानी है ना। उसके बाद यहाँ पे हम बांध बना दिए हैं। इसको पूरा देखिए बांध भी नहीं बन रहा है। पानी को हम पूरा क्या कर दिए? रोक दिए, है ना। और इस पानी को यहाँ से निकालेंगे और यहाँ एक टरबाइन बैठाएंगे। ठीक है, ये पानी की बहाव की गति से यहाँ जो पंखा लगाएंगे, ये पंखा पूरा तेज़ी से घूमेगा और पंखा के पीछे जस्ट हम क्या लगाएंगे? एक मोटर लगाएंगे। ठीक है, और उस मोटर से क्या होगा? करंट पैदा होगा। इसी प्रकार हम यहाँ से ले जाएंगे फिर यहाँ ट्रांसफार्मर में। ठीक है, यहाँ ट्रांसफार्मर रहेगा ऐसा। ठीक है, उसके बाद ये ट्रांसफार्मर से फिर हम अपना घर तक बिजली ले जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा करके, है ना, ऐसा करके हम बिजली ले जा सकते हैं। कहाँ तक? अपने घरों तक, है ना। फिर यहाँ से फिर छोटा ट्रांसफार्मर बैठाए यहाँ, है ना, यहाँ आ जाएगा फिर आपका ऐसा और यहाँ से फिर हम घर में अपना बिजली लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से अपना ऐसा, इस तरह से हम बिजली का उपयोग कर सकते हैं। किसके माध्यम से? जल विद्युत के माध्यम से, है ना। जल द्वारा बनाया गया विद्युत। आगे है आपका पवन ऊर्जा। क्या है बच्चों? पवन ऊर्जा, है ना। यहाँ पे दिया गया है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश है। ठीक है, जैसे कि तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र प्रमुख राज्य हैं। लक्ष्य रखा गया 2030 तक 140 गीगावाट बनाने के लिए। ठीक है, तो पवन ऊर्जा किस प्रकार उत्पादन होता है, चलिए इसको समझते हैं। ठीक है, इसको हम लोग समझने के लिए सबसे पहले तो इसको मिटाना पड़ेगा। आई होप यही समझ में आ गया होगा आप लोगों को जल विद्युत कैसे बनती है ना। जल विद्युत ऊर्जा बनाने की और तकनीक हो सकती है, लेकिन हम अभी क्योंकि शॉर्ट में जा रहे हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा पवन चक्की, है ना। क्या हो गया? पवन चक्की हो गया। यहाँ पे हम बड़ा बड़ा ब्लेड लगाए हैं। ठीक है, क्या लगाए हैं? बड़ा बड़ा ब्लेड लगाए हैं और ये ब्लेड घूमेगा, है ना। इसी में हम एक मोटर लगाए हैं, है ना। इसमें बहुत सारा मोटर है और इसी के माध्यम से जब ये चक्री घूमेगा तो यहाँ मोटर में एनर्जी प्राप्त होगा, जनरेटर फिट होगा। ये जनरेटर से फिर तार हम नीचे लाएंगे, है ना, इस प्रकार से ज़मीन में। और यहाँ पे एक बोर्ड रहेगा। ठीक है, और इधर एक ट्रांसफार्मर रहेगा, है ना, ऐसा ट्रांसफर रहेगा। फिर यहाँ से बिजली उत्पादन करके फिर छोटे बिजली घरों में भेजेंगे। ठीक है, यहाँ भेजेंगे। उसके बाद यहाँ से फिर हम सीधे गाँवों में भेजेंगे। इस प्रकार से गाँव में इस प्रकार से बिजली का उत्पादन किया जाता है। ये जो इसका जो विंड है, विंड से मतलब कि डेना है, इसका फैन जो है ये घूमते रहेगी। ठीक है, क्या होगी? घूमते रहेगी इस प्रकार से।
इस प्रकार से ये घूमते रहेगी, जिससे बिजली पैदा होगा और ये बिजली बन के तैयार होगा और ये हमारे घरों तक आ सकता है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद है जैव ऊर्जा, मतलब कि बायोगैस के माध्यम से हम लोग ऊर्जा बनाते हैं, है ना। जैसे कि गोबर से हम लोग गोबर गैस बनाते हैं ना, तो वही है बायो ऊर्जा। जैसे गोबर से हम लोग खाद भी बनाते हैं, है ना, और खाद अपना खेत में फैला के अच्छा सब्जियों का या तो फसलों का उत्पादन करते हैं, और साथ ही साथ मतलब कि ऊर्जा बनाने का काम भी आ जाता है। यहाँ तक क्लियर। कृषि अपशिष्ट, गोबर गैस और ऊर्जा फसलों से ऊर्जा उत्पादन ग्रामीण भारत के लिए विशेष रूप से उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, गोबर, इसको बोला जाता है गोबरधान योजना प्रमुख पहल है। जो भी किसान जो हैं या तो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं, आप गोबरधन योजना के तहत आप बायोगैस ऊर्जा ले सकते हैं। ठीक है, ये सबसे कम खर्चीली है और आराम से आप अपना घर में ऊर्जा तैयार कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट्स दिया हुआ है। चुनौतियाँ, इसका कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि ऊर्जा भंडार की कमी के कारण, ठीक है, ऊर्जा भंडार की कमी, उच्च प्रारंभिक लागत, इसमें जो है लागत सबसे अधिक लगती है। भूमि अधिग्रहण की समस्या, भूमि हमारे पास इनके लिए नहीं मिल पाती है। ठीक है, और मौसम पर निर्भर करती है। नवीकरणीय ऊर्जा के सामने प्रमुख बाधाएं आती है। ठीक है, अगर मौसम हमारे पास नहीं ठीक ठाक है तो क्या ये हवा घूमेगी? मौसम अगर शांत है तो क्या ये हवा घूमेगी? नहीं घूमेगी। तो बिजली क्या उत्पादन होगा? नहीं होगा। तो मौसम भी कहीं ना कहीं बिजली बनाने मतलब पवन ऊर्जा बनाने में समस्या होती है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। खनिज और ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण एवं सतत उपयोग। थोड़ा सा फास्ट चलते हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन गई है। खनिज और ऊर्जा संसाधन, खनिज और ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण एवं सतत उपयोग। इसका संरक्षण हम कैसे करेंगे और इसका उपयोग भविष्य के लिए, आगे के लिए किस प्रकार से हम करेंगे उसको जानते हैं। ठीक है, तो संरक्षण क्यों आवश्यकता है? संरक्षण इसलिए आवश्यकता है क्योंकि हमारे बाद जो आएंगे, जैसे कि हमारे भाई बहन, हमारे बाल बच्चे, आप लोग के बाल बच्चे, ठीक है, ये सभी आएंगे, तो उनके लिए हम लोग को क्या करना है? बचा के चलना है। अब ये हम लोग ख़त्म कर देंगे तो क्या उन लोग उपयोग कर पाएगा? नहीं ना कर पाएगा। इसलिए उन लोग के लिए बचा के रखना होगा ना। चलिए, इसीलिए हमें खनिजों के संरक्षण करना है और कम कम उपयोग करके अपनी आवश्यकता को भी पूरा करना है और भविष्य के लिए बचा के भी रखना है। तो चलिए देखते हैं क्या बताया है। खनिज और ऊर्जा संसाधन सीमित और अनवीकरणीय है। ठीक है, अनाधुन दोहन से पर्यावरण क्षति होती है और भूमि अवक्रमण और जल प्रदूषण होता है। आने वाली पीढ़ियों के लिए इनका संरक्षण नैतिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से अनिवार्य है। ठीक है, आर्थिक रूप से भी अनिवार्य है और नैतिक दृष्टि से भी अनिवार्य है। ठीक है, अगर हम अभी सब ख़त्म कर देंगे, ठीक है, खनिजों को, तो क्या आने वाला पीढ़ी क्या उसको यूज कर पाएगा? अब सामान्य नहीं रहेगा, खनिज ही नहीं रहेगा, तो क्या उसको कहाँ से उपयोग कर पाएगा? उसको मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो उसके लिए बचा के रखेंगे तब ना वो उसको बेच के पैसा कमाएगा, मनी कमाएगा, इनकम कमाएगा। तो इसीलिए उनके लिए हम लोग को बचा के रखना है। ठीक है, उसके बाद है खनन से वन विनाश और भूस्खलन। ठीक है, जब हम खनन करते हैं, ठीक है, किसी क्षेत्र में खनन करते हैं, जैसे कि झारखंड का जहाँ भी कोयला मिलता है उन क्षेत्र में हम क्या करते हैं? खनन करते हैं। कभी कभी कुपकी खनन करते हैं, है ना। कुपकी खनन क्या होता है? एक छोटा सा सुरंग बना दिया गया और उसी सुरंग में जब घुस जाता है पूरा नीचे, ठीक है, नीचे घुस जाने के बाद वहाँ से पूरा कोयला को काट के निकला जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि वो सुरंग जो है वो धंस जाता है, जिसके कारण वहाँ पे जितना भी लोग घुसे हुए रहते हैं मर जाता है। अक्सर दिनों बाय दिन ये घटनाएं सुनने को मिल रही है कि कहीं कोई खदान, कुपकी खदान था, वो धंस गया, जिसके माध्यम से 4 लोग 5 लोग मर गए। ठीक है, तो ये हमारे साथ समस्या आती है। उसके बाद अगर खनन से जो अधिक मात्रा में विनाश हो रहा है तो उनको बचाना है। अवैध खनन से हम लोग को बचाना है कि लोगों को जागरूक करना है कि अगर आप अवैध खनन करते हैं तो आपके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये संसाधन जो है ये किसी
पर्सनल व्यक्ति का नहीं होता, ये गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। ये सरकार जो नीतियाँ लागू करेगी उसी नीति के माध्यम से आप यहाँ का संसाधन उपयोग कर सकते हैं। जितना भी इंडिया में जो खनिज संसाधन है वो सभी किसका है? गवर्नमेंट का है, ठीक है। इसीलिए हम इसको मतलब कि चुपकी खनन जहाँ से चोरी होता है उसको चोरी से हम लोग को बचाना है, ठीक है। विनाश और भूस्खलन इनसे बचाना है। उसके बाद जीवाश्म ईंधन से जलवायु परिवर्तन। जीवाश्म ईंधन जो है जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, है ना, इनके वजह से हम का जो जलवायु है वो परिवर्तन हो जाता है। इसका हम अंधाधुंध यूज करते हैं, यूज करके हम पूरा वायुमंडल में क्या कर देते हैं? प्रदूषण फैला देते हैं, जिसके कारण हमारा जो है जलवायु परिवर्तन हो जाता है। आप लोग देख पा रहे हैं कि दिन बाय दिन कहीं का मौसम चेंज हो रहा है। अचानक किसी क्षेत्र में अचानक धूप बढ़ गया, किसी क्षेत्र में अचानक बारिश हो गई, ठीक है। किसी क्षेत्र में अचानक तूफान आ गया, तो किसी क्षेत्र में क्या हो गया। तो ये सब समस्या देखने को मिलती है। इसीलिए हमें जीवाश्म ईंधन को भी बचा कर रखना है, जिससे हमारा जलवायु भी ठीक ठाक रहे। उसके बाद है खनिज भंडारों का शीघ्र ह्रास। जहाँ जहाँ खनिज भंडार है वहाँ से हम लोग क्या करते हैं? अंधाधुंध खनिजों को निकाल के यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका बचाव करना है, उसको सही से उपयोग करना है ना, इस प्रकार से। उसके बाद है सतत विकास। सतत उपयोग का सतत उपयोग के उपाय, मतलब कि इसको कैसे बचाया जा सकता है, ठीक है। पहला नंबर में है पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग करके। जो वस्तु पुनर्चक्रण है उसको रिसाइकलिंग करके हम उसको दोबारा यूज करेंगे। एक बार यूज किए, एक बार यूज करके फिर उसको दोबारा यूज करेंगे तो हमारा जो खनिज है वो खनिज कम मात्रा में खपत होगी, ठीक है। और हम भविष्य के लिए भी बचा पाएंगे, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार यूज करेंगे तो हमें नई खनिजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे धातुओं को कांच और प्लास्टिक का पुनर्चक्रण खनन की आवश्यकता कम करता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है ऊर्जा दक्षता। एलईडी बल्ब, जैसे कि अभी हम लोग गांव में ऊर्जा का यूज करते हैं, जैसे कि बल्ब जलाते हैं। पहले वाली बल्ब जो आती थी वो प्रकाश बल्ब होती थी या तो फिर फिलिप्स वगैरह होती थी, उसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा खपत करता था, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा बल्ब आ गया है जिसको हम लोग एलईडी बोलते हैं। एलईडी बल्ब के माध्यम से क्या होता है? ऊर्जा की खपत कम होती है, ठीक है। तो उस प्रकार की बल्ब जो होती है, उपकरण जो होती है जिसमें ऊर्जा की कम खपत हो, उस प्रकार के उपकरण को हम लोगों को यूज करना है ना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा। जो नवीकरणीय है ऊर्जा उसको बढ़ावा देंगे, जैसे कि सोलर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, है ना, फिर जल विद्युत ऊर्जा हो गया। ये सब को हम बढ़ावा देंगे, ठीक है, जिसके माध्यम से हमारा ऊर्जा में बढ़ोतरी होगा। और इनको हम बढ़ावा देंगे तो धीरे धीरे ये जो वस्तुएं हैं जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इसमें हम लोग का निर्भरता कम हो जाएगा, क्योंकि इसको डेवलप करेंगे तब ना इसमें निर्भरता कम हो जाएगी। तो इसीलिए हमें नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है। यहाँ तक क्लियर? जैसे कि सौर, पवन और जल ऊर्जा में निवेश से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो जाएगी। अगर हम जल, सौर, पवन ऊर्जा का उपयोग करेंगे तो जीवाश्म ईंधन का हम लोग धीरे धीरे कम उपयोग करेंगे। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इस सब का धीरे धीरे यूज हम लोग कम करते जाएंगे। जाहिर सी बात है, इसका हम लोग यूज करेंगे तो वो अपने आप कम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कानूनी ढांचा। हम ऐसा कानून बनाएंगे जिससे लोगों को लगे कि नहीं, ये कानून अच्छा बना है, ठीक है। और हम जो पहले ये अनवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग कर रहे थे, ठीक है, अब अनवीकरणीय ऊर्जा को ना उपयोग करके हम किस में जाएंगे? नवीकरणीय ऊर्जा को उपयोग करेंगे। तो ऐसा कुछ कानून बनाया जाना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए कि हाँ, अगर हम इसका उपयोग करेंगे तो मेरा पर्यावरण भी स्वस्थ रहेगा, ठीक है, और मेरा आने वाला पीढ़ी जो है वो भी देख पाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा था, और कानून और नियम भी बनाना चाहिए। जैसे कि खान और खनिज विकास और विनिमय अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जैसे कानूनों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका और लास्ट चैप्टर है ये। जैसे कि हम लोग यहाँ हम लोग अभी निष्कर्ष तक पहुँच गए हैं, ये लास्ट है। आप लोग आई होप चैप्टर को समझ में आ गया होगा। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है उसको जानते हैं। फर्स्ट नंबर में खनिज और अयस्क में क्या अंतर है ना। आपका जो प्रश्न
पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, तो सबसे पहला प्रश्न इस टॉपिक से क्या बनता है, खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। किसमें, खनिज और अयस्क में क्या अंतर है, उसको लिखना है आपको। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया, भारत में कोयले के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। ठीक है, भारत के प्रमुख कोयले क्षेत्र कौन कौन से हैं, जैसे कि आप लोगों को अभी हमने बताया, झारखंड में हो गया झरिया, पश्चिम बंगाल में रानीगंज। ठीक है, उसके बाद कोरबा हो गया छत्तीसगढ़ में। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में तालचेर हो गया, फिर हो गया आपका तमिलनाडु में नेवली हो गया। तो ये प्रमुख कोयला केंद्र है जहाँ से कोयला की उत्पादन होती है। ठीक है, उसके बाद आप लोग एक मैप है, आप लोग का बुक में एक चित्र दिया हुआ है, डायग्राम, उसको देख लीजिएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये कहाँ कहाँ है। ठीक है, और इस मैप से 5 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसलिए आप लोग जब भी पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है, तो पढ़ाई के साथ साथ आप लोग एटलस का ज़रूर यूज कीजिएगा। ठीक है, और एटलस में आप लोग देखिएगा कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत, भारत की परंपरागत ऊर्जा स्रोत, उसमें सारा डिटेल्स दिया हुआ है कि कौन सी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, कौन सी मिनरल्स या खनिज कहाँ से मिलती है, ये सब सारा आपको मैप में मिलेगा। उसके बाद है नवीकरणीय ऊर्जा के क्या लाभ हैं। ठीक है, इनका लाभ क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में आप लोगों को बताना है, ये क्वेश्चन आ सकता है। उसका चौथा है परमाणु ऊर्जा में थोरियम का क्या महत्व है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा में थोरियम का क्या उपयोग है, ठीक है, क्या नीड्स है, इसके बारे में बताना है। उसके बाद है आपका मुख्य निष्कर्ष। अब निष्कर्ष में पहुंच गए, पहले इसको बताना था लेकिन इसको बता दें। भारत खनिज और ऊर्जा संसाधनों की दृष्टि से एक समृद्ध देश है, किंतु इनका सतत और जिम्मेदार उपयोग अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, खनिज आर्थिक विकास की नींव है। क्या है, खनिज आर्थिक विकास की नींव है। उसके बाद है ऊर्जा संकट से निपटने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देना चाहिए। ऊर्जा संकट से निपटने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा जो है उसको बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है आपका संरक्षण और पुनर्चक्रण हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। ठीक है, संसाधनों का संरक्षण भी हमें करना है और पुनर्चक्रण भी हमें ही करना है। इसका नैतिक जिम्मेदारी किसको है, हम लोग को है। ठीक है, अगर हम लोग के ऊपर ही नैतिक जिम्मेदारी नहीं होगी तो क्या हम उसका सही से उपयोग कर पाएंगे, या तो फिर हमारे बाद जो आएंगे, क्या हमारे बाद जो पीढ़ी आएंगे उनके लिए रख पाएंगे, नहीं। इसीलिए सबसे पहले नैतिक जिम्मेदारी हमें निभानी पड़ेगी और इन सभी खनिजों को हम लोग को अच्छा से उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका 2030 तक भारत में 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य महत्वाकांक्षी रखी गई है। 2000 तक इतना गीगावाट बिजली उत्पादन करेगा, किससे, नवीकरणीय ऊर्जा से। उसके बाद है लास्ट में, मतलब कि ये ख़त्म हो गया, हमें धरती से उतना ही ले जितना ज़रूरत है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ छोड़कर जाएं। ठीक है, हम धरती से उतना ही लेंगे जितना हमारे लिए आवश्यक है। ठीक है, और आने वाली पीढ़ी जो है उनके लिए भी हम कुछ बचा के रखें ताकि वो भी यूज कर सके, वो भी कोयला निकाल के बेच सके और अपना पैसा कमा सके, इनकम कमा सके। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसका जो MCQ है ये हम बाद में कर देंगे एक अलग से वीडियो बना करके। ठीक है, उसमें सारा ये टॉपिक से जितना भी MCQ बनती है सब आपको बता देंगे। धन्यवाद।